हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई एम अनुराधा कश्यप, योर बायोलॉजी मेंटर। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक टॉपिक लेकर के आई हूँ, दैट इज़ अबाउट द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड अबाउट द आरएच इनकम्पैटिबिलिटी फैक्टर, जिसको हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस या फिर हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न भी बोलते हैं। तो ये सब क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में आज बताऊँगी, लेकिन अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन चाहते हैं तो वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो जो भी स्टूडेंट्स इसको इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ गो फॉर दैट वीडियो, वहाँ पर आपको आराम से इंग्लिश में सबको समझ में आ जाएगा, राइट। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ अबाउट द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अगर आपको आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में जानना है, व्हाट अबाउट लाइक क्या होता है उसके अंदर, तो वो सब जानने से पहले आपको एक बार एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज़ गिवन बाय कार्ल लैंडस्टेनर, राइट। तो ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीट वाले बच्चों के लिए है, जो भी कोई इसको देखना चाहता है वो आप इसके नॉलेज पर्पज़ से आराम से देख सकते हैं। एक्चुअली हमें अपने बारे में पता होना चाहिए कि हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो किस तरीके से वर्क करता है एंड हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, राइट। तो जो भी बच्चे अभी कॉलेज में हैं उनको ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी करा दिया जाता है, जो भी साइंस फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में चलिए थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। जैसे हर इंसान को पता होता है कि अगर आपको कभी अपना ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कराना होता है तो उसके लिए डॉक्टर सबसे पहले ये देखते हैं कि जो डोनर है और जो रिसिपिएंट है उन दोनों का ब्लड ग्रुप जो है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्यों? अगर दोनों का ब्लड ग्रुप मैच नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में अगर डोनर अपना ब्लड दे देता है रेसिपिएंट को, तो ड्यू टू अनमैचिंग, लाइक अगर उनकी ब्लड में किसी तरीके की मैचिंग नहीं हो रही है तो उसकी वजह से उनका जो ब्लड है वो कोएगुलेट हो जाएगा और जो आपका रेसिपिएंट होगा उसकी डेथ भी हो सकती है। इन दैट केस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द ब्लड ग्रुप। जो मैच होगा तभी जाकर के आप ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करा सकते हो, राइट। लेकिन आपने सुना होगा कि आपका ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। इसके अलावा आपने एक सिस्टम और सुना होगा कि हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। तो ये सब क्या चीज़ें हैं इसके बारे में समझते हैं। तो एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में जानने से पहले आपको अपने ब्लड के बारे में जानना होगा। ब्लड बेसिकली क्या है? तो देखिए, ब्लड जो है वो हमारा दो चीज़ों से बना हुआ होता है। एक होता है ब्लड के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट और दूसरे होते हैं ब्लड का प्लाज्मा, राइट। फॉर्म्ड एलिमेंट जो होते हैं वो फर्दर तीन चीज़ों से बने हुए होते हैं। एक होती है आरबीसी, जिसको हम इरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। एक होती है डब्ल्यूबीसी, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स बोल देते हैं या फिर हम इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोल देते हैं। और तीसरा हमारे पास होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती हैं उनको मेगाकैरियोसाइट्स भी बोला जाता है। अब इनका फंक्शन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो आरबीसी होता है वो ह्यूमन ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलती है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, और उसका रेड कलर जो होता है वो ड्यू टू हीमोग्लोबिन होता है। बेसिकली जो आरबीसी होती है वो आपकी बाई कॉन्केव शेप की होती है, यानी कि डिस्क जैसी होती है, राइट। आप मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनते जाइए। जो आरबीसी होती है वो बेसिकली बाई कॉन्केव शेप की होती है और उस आरबीसी के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन रहता है। आरबीसी एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको न्यूक्लियस दिखाई नहीं देता। अगर हम बात करते हैं मैच्योर आरबीसी की, तो मैच्योर आरबीसी के अंदर आपको न्यूक्लियस नहीं दिखाई देता है और उस मैच्योर आरबीसी के अंदर आपको ज़्यादा अमाउंट में हीमोग्लोबिन दिखाई देता है। इसका मतलब हीमोग्लोबिन का यहाँ पे एक प्रॉपर फंक्शन है। एक्चुअल में जो आरबीसी होती है उसका काम होता है हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना, राइट। अब हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो जब हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं वो आरबीसी के थ्रू ही हमारे टिश्यूज़ तक पहुँचती है। और जो हमारे टिश्यूज़ के अंदर हमारी CO2 जो कि एक टॉक्सिक गैस की तरह बिहेव करने लगती है, उसको CO2 से बाहर निकालने के लिए भी आरबीसी उसको कैरी करती है और वाया ब्लड वो उसको ऑक्सीजन को, जो CO2 होती है, उसको हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पहुंचा देती है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट रहता है आरबीसी का, यानी कि आरबीसी एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर फॉर द O2 एंड CO2 गैसेस। क्लियर। अब बात करते हैं सेकेंड सेल की, जिसको हम बोलते हैं WBC। तो जो WBC होता है उसका वाइट कलर होता है क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलता। और जो WBC होती है वो एक्ट करती है एज अ सोल्जर फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, या फिर ऐसे बोल दीजिए जो इम्यून सिस्टम है हमारा उसको एक्टिवेट करने का काम एक्चुअली WBC ही करती है। WBC जो होती है वो फाइट करती है जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनके अगेंस्ट, ताकि हमारी बॉडी को किसी तरीके की डिजीज़ से प्रोटेक्ट किया जा सके। क्लियर। अब थर्ड चीज़ जो आती
होती है उसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। एक्चुअल में जो WBC होती है ना वो कम अमाउंट में होती है। अगर उनका अमाउंट बढ़ जाए तो इससे ये पता चलता है, डायग्नोस करने पे ये पता चलता है कि जो इंसान है वो किसी तरीके की जो जो प्रॉब्लम होती है, उसको कोई इन्फेक्शन हो गया है, राइट। इस तरीके से वो डिकॉर्ड करवाती है चीज़ें। लेकिन साथ में अगर हम ये पता लगाएं जो प्लेटलेट्स है उसका काम क्या होता है। प्लेटलेट्स जो होता है वो आपके ब्लड को कोएगुलेट करने का काम करता है। सपोज़ कर लीजिए आपके ब्लड में किसी तरीके से चोट लग गई है, आपका जो कहीं पे चोट लग गई है उसकी वजह से ब्लड कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, तो उसको रोकने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। वहाँ पे थक्का जमा देते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं और विद द हेल्प ऑफ द प्लेटलेट्स आपका वहाँ पे क्या हो जाता है? ब्लड जो होता है कोएगुलेट हो जाता है। तो यहाँ से ये समझ में आया कि जो ब्लड का फॉर्म्ड एलिमेंट है वो एक मेजर रोल प्ले कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि एक ट्रांसपोर्ट करवाता है गैसेस का, एक आपकी बॉडी में सोल्जर की तरह एक्ट कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है बाहर की फॉरेन पार्टिकल से, एंड जो थर्ड है वो आपकी ब्लड को प्रोटेक्ट करने का काम, ब्लड को कोएगुलेट करने का काम कर रहा है। तो ब्लड को ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ नहीं होने देता बाहर, ठीक है। तो ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, लेकिन ये तीनों मिलकर के आपके ब्लड का सिर्फ एक कॉम्पोनेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, और ये करीबन आपका 45% बनाता है ब्लड का। वहीं साथ में अगर आप प्लाज्मा की बात करो तो प्लाज्मा आपका विस्कस सा मटेरियल होता है और वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ट्रांसल्यूसेंट स्लाइटली येलोइश कलर का होता है। और जो प्लाज्मा होता है इट कैरी लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक यहाँ पे बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, एल्बुमिन हो गई, ग्लोबुलिन हो गई, आपके पास और भी डिफेंस प्रोथ्रोम्बिन को फैक्टर जो होते हैं यहाँ पे कोएगुलेटिंग फैक्टर होते हैं वो सारे मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे बहुत सारे अमीनो एसिड, शुगर, न्यूट्रिएंट, गैसेज, ये सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगी प्लाज्मा के अंदर। तो प्लाज्मा ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट role in your blood, right? तो blood is composed of two things, one is your plasma and one is formed element। बट जब हम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करते हैं तो हम सिर्फ बात करेंगे RBC की, ना हम WBC को उठाएंगे, ना प्लेटलेट्स को, ना ही हम प्लाज्मा की बात करेंगे। हम सिर्फ फॉर्म्ड एलिमेंट के RBC के बारे में बात करने वाले हैं। अब चलिए थोड़ा डिटेल में आरबीसी के अंदर चलते हैं। एक्चुअल में जो आरबीसी होती है उसकी मेम्ब्रेन होती है जिसको हम डोनन्स मेम्ब्रेन बोलते हैं एक्चुअली, और उस मेम्ब्रेन के ऊपर आपको डिफरेंट टाइप की शुगर दिखाई देती है। क्लियर? अब मान लेते हैं एक ब्लड में मैं आरबीसी की बात करूंगी और ब्लड के चारों तरफ मेरा क्या होगा? प्लाज्मा होगा। क्लियर? अब मैं दो ही चीज़ों की बात करूंगी, एक तो ब्लड के अंदर आरबीसी की बात मैं करूंगी और दूसरा मैं प्लाज्मा की बात करूंगी। अब इस आरबीसी की, सपोज दिस इज़ योर आरबीसी, एंड अगर इस आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन लगा हुआ है, एंटीजन इन द काइंड ऑफ शुगर, मान लेते हैं इस आरबीसी के ऊपर एक शुगर लगी हुई है, वो शुगर रिप्रेजेंट करेगी एच एंटीजन को। तो जितनी भी आरबीसी होंगी सबके ऊपर एच एंटीजन ऑलरेडी होता है। दोबारा सुन लीजिए आराम से, जितनी भी आपकी आरबीसी होंगी उन सब के ऊपर एक एच एंटीजन लगा हुआ होता है। अब उस एच एंटीजन जो कि काइंड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ शुगर होती है, उस एच एंटीजन के ऊपर डिफरेंट काइंड की शुगर लगी हुई होती है। ठीक है? अब मान लीजिए सपोज मेरा ब्लड एक ए पॉजिटिव है, ठीक है, मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो ए पॉजिटिव है, तो वो कैसे डिसाइड होगा? मेरी जो आरबीसी है, इस आरबीसी के ऊपर एच एंटीजन लगा हुआ है और इस एच एंटीजन के ऊपर आकर के एक स्पेशल काइंड की शुगर अटैच हो गई है। सपोज अगर वो शुगर रिप्रेजेंट कर रही है काइंड ऑफ ए एंटीजन को, तो वो क्या होगा? मेरा ए एंटीजन होगा। ठीक है? मतलब अगर मेरी आरबीसी के ऊपर एच एंटीजन था और उस एच एंटीजन के ऊपर आकर के एक स्पेशल काइंड की शुगर लग गई है जो कि ए एंटीजन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो माय ब्लड ग्रुप विल बी ए। क्लियर? बट अगर इसी आरबीसी के साथ आकर के एच एंटीजन के ऊपर दूसरी शुगर लग गई है जिसको हम बी शुगर बोल रहे हैं, या ऐसे बोल दीजिए जो रिप्रेजेंट कर रही है बी एंटीजन को, तो उस केस में जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा? बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। बट मान लीजिए इस आरबीसी के ऊपर आकर के एच एंटीजन पर ए शुगर भी लग गई है, यानी कि एक ऐसी शुगर लग गई है जो ए को रिप्रेजेंट कर रही है, और साथ में ही एक ऐसी शुगर भी लग गई है जो बी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका मतलब जो पर्सन होगा उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। यानी कि ए और बी ब्लड ग्रुप जो हैं ये दोनों ही क्या हैं? अपने आप में डोमिनेंट होते हैं। जब ये साथ में आ जाते हैं तो उस केस में ये रिप्रेजेंट करते हैं ए बी को डोमिनेंस, यानी कि ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों ही यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं? ए बी ब्लड ग्रुप को शो कर रहे हैं। बट मान लीजिए मेरी इस आरबीसी के ऊपर एच एंटीजन है, बट इसके ऊपर आकर के कोई भी शुगर या कोई भी ऐसा एंटीजन नहीं लगा है, ना ए एंटीजन लगा है ना बी एंटीजन लगा है, तो उस केस के अंदर क्या होगा? इन दैट केस माई ब्लड ग्रुप विल बी ओ।
या फिर जिसको हम ज़ीरो भी बोल देते हैं, तो उस केस में जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, यानी ओ होगा। वहाँ पे किसी तरीके का कोई भी एंटीजन नहीं होगा। समझ में आ गई इतनी बात। अब चलिए ये तो समझ में आया कि ए एंटीजन के लगने से ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन के लगने से बी ब्लड ग्रुप, ए बी एंटीजन जो दोनों लग जाते हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप, और अगर कोई भी एंटीजन नहीं लगता है तो उस केस में आपका होता है ओ ब्लड ग्रुप, राइट। बट व्हाट अबाउट द पॉजिटिव और नेगेटिव? तो देखिए सपोज कर लीजिए अगेन इसी आरबीसी के ऊपर एच एंटीजन लगा हुआ है और इसके ऊपर आकर के ए एंटीजन जो है वो भी बैठ गया है, ठीक है। बट उस ए एंटीजन के साथ साथ अगर एक और एंटीजन जिसको हम आर एच एंटीजन बोलते हैं, अगर वो आर एच एंटीजन भी आकर के लग गया तो ये जो मेरी आरबीसी होगी ये कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी ए पॉजिटिव, ठीक है। मान लेते हैं मेरी आरबीसी के ऊपर अब आकर के एच एंटीजन के ऊपर बी शुगर लग गई है और इसके साथ कोई और आर एच नहीं लगा है, तो उस केस में मेरा ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी नेगेटिव, क्योंकि मेरे पास आर एच एंटीजन नहीं है। तो आर एच एंटीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्लड ग्रुप। अगर आपके ब्लड ग्रुप के ऊपर आर एच भी लग गया है, अगर आपकी ब्लड सेल्स आरबीसी के ऊपर ए और बी एंटीजन के अलावा आर एच एंटीजन भी लग गया है, तो आपका ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अगर कोई भी एंटीजन ए एंटीजन और बी एंटीजन सिर्फ अकेले लगे हुए हैं, आर एच एंटीजन वहाँ पर नहीं है आरबीसी के ऊपर, तो आपका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव और बी नेगेटिव हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। क्लियर? इसका मतलब आर एच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैरेक्टर। अगर आर एच एंटीजन होगा अलॉन्ग विद ए एंटीजन और बी एंटीजन, तो इन दैट केस आपका जो ब्लड ग्रुप होगा वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। बट अगर ओनली ए ब्लड ग्रुप है, बी है आपका एंटीजन, आर एच एंटीजन नहीं आया है आरबीसी के ऊपर, तो उस केस में आपका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव और बी नेगेटिव या फिर ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव होगा, ठीक है। अब इसको डिसाइड करने वाले देयर आर लॉट ऑफ जीन्स, क्योंकि मैंने आपको कहा है मैं ब्लड ग्रुप को डिटेल में बताने वाली हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसके जीनोटाइप के ऊपर भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एक बात समझिए कि जब मैंने बोला ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप या फिर ओ ब्लड ग्रुप, तो ये सारी क्या है, फिनोटाइप है। फिनोटाइप वो चीज़ होती है जो आप बाहर से देख सकते हो। जैसे मैं आपको बोल दूं कि किसी का कलर जो है वो ब्राउन है, तो आप उसको कैसे, वो चीज़ क्या है वो दिखाई दे रही है, इसका मतलब ब्राउन इज़ द फिनोटाइप, राइट। बट उस ब्राउन को कोड करने वाला जो जीन होगा वो आपको नहीं दिखाई देगा, यानी कि वो जो ब्राउन कलर है दैट इज़ कोडेड बाय सम जीन, राइट। और वो जीन ही क्या होते हैं, वो उसके जीनोटाइप होते हैं, यानी कि जीनोटाइप डिसाइडेड द फिनोटाइप, और वी कैन से फिनोटाइप इज डिसाइडेड बाय द जीनोटाइप, यानी आपका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द योर फिनोटाइप। क्लियर? अब वो जीनोटाइप जो होगा वो अलग अलग हो सकता है, ठीक। अब जैसे इस केस में समझने की कोशिश करते हैं कि जो ए एंटीजन है, राइट, ए ब्लड ग्रुप है आपका, ए ब्लड ग्रुप जो है यानी कि ए एंटीजन है आपके पास। अगर ए एंटीजन है तो उसको कोड करने वाले कुछ जीन होंगे, वो जीन जो होंगे उसकी हमेशा जीन जो होता है वो दो अलील से क्या होता है, डिफाइन होता है। बहुत सारे बच्चों को जीन और अलील में फ़र्क नहीं पता है, तो मैं आपको समझा देती हूँ। जीन डिसाइड करता है किसी कैरेक्टर को, क्लियर, और जीन के जो वेरिएंट होते हैं उनको अलील बोला जाता है, और अलील डिसाइड करती हैं किसी ट्रेट को या किसी वेरिएंट को। अब ये कैसे समझ में आएगा, देखो अगर मैं बोल दूं किसी फ्लावर का कलर जो है, ठीक है, एक हम कैरेक्टर लेते हैं, कि एक फ्लावर है, सपोज एक फ्लावर की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हम फ्लावर की शेप की बात कर सकते हैं, हम फ्लावर के साइज़ की बात कर सकते हैं, हम फ्लावर के कलर की बात कर सकते हैं। तो ये तीनों क्या हैं, दीज ऑल थ्री आर द फिनोटाइप विच इज़ डिसाइडेड बाय अ जीन, ठीक है। जीनोटाइप से डिसाइड होंगे, यानी कि कलर हो, चाहे फ्लावर की शेप हो, चाहे फ्लावर का साइज़ हो, ये तीनों ही अलग अलग जीन से डिसाइड होंगे, ठीक। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि फ्लावर का कलर ब्लैक होना चाहिए या फ्लावर का कलर येलो होना चाहिए, तो वो येलो और ब्लैक क्या है, दीज आर द वेरिएंट, यानी कि दीज आर कोडेड बाय द अलील। जीन ने कोड किया कलर, लेकिन जीन कलर कौन सा होगा, कलर ब्लैक होगा या कलर येलो होगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है अलील। साइज, शेप जो है वो शेप कैसी होगी, राउंड होगी या रिंकल्ड होगी, वो शेप कौन डिसाइड कर रहा है, आपका जीन का वेरिएंट, यानी कि जीन की अलील, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। आपका जो साइज़ है वो बड़ा होगा या छोटा होगा, फ्लावर का साइज इज डिसाइडेड बाय द जीन, बट बड़ा या छोटा इज डिसाइडेड बाय योर अलील, ठीक है। तो जीन डिसाइडेड द कैरेक्टर बट अलील डिसाइडेड योर ट्रेट्स, दैट इज़ अ वेरिएंट। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जो जीन है एक्चुअल में जो अलील है, अलील क्या होती हैं, दीज आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ योर जीन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वेरिएंट ऑफ द जीन।
कि हमें क्या लेकर के आना है। कलर तो बहुत सारे हैं बेटा, कलर तो 12 कलर है। अब उन कलर के लिए आप जो है एक कलर को डिसाइड करने के लिए एटलीस्ट आपके पास 2 अलील होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें से कुछ डोमिनेंट होती है, कुछ रिसेसिव होती है, तो ये बहुत डिटेल में चला जाएगा, ये आपका जेनेटिक का पार्ट है जिसको मैं बाद में बताऊंगी आपको। लेकिन फिलहाल आप इतना सोचिए कि जो आपका ब्लड है ए ब्लड ग्रुप जो है आपका, दैट इज़ डिसाइडेड बाय अ जीन, एंड जीन की 2 अलील होंगी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IA से। यानी कि एक पॉपुलेशन के अंदर अगर आप देख रहे हो तो आपको एक जीन के 2 वेरिएंट मिल जाएंगे जिसको हम अलील बोलते हैं। एक इंसान के अंदर, अगर एक बंदे के अंदर अगर आप देख रहे हो तो आपको एक जीन की 2 अलील मिल जाएंगी। बट अगर आप एक पॉपुलेशन को काउंट कर रहे हो तो आपको एक जीन की बहुत सारी अलील मिल सकती हैं, ठीक है। तो सिर्फ इतना याद रखिए अभी के लिए, जो ब्लड ग्रुप है वो एक मल्टीपल एलेलिज्म का केस भी शो करता है। कैसे? हमेशा एक इंसान के पास सिर्फ 2 अलील आएंगे। जैसे मैं हूँ, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, राइट। अब मेरे ब्लड ग्रुप के अंदर जो है वो 2 अलील आई होंगी। वो 2 अलील कौन सी आई होंगी? या तो आई होगी IA, ठीक है, या फिर आया होगा IA, क्लियर। अब जो IA है दैट इज़ डोमिनेंट ओवर द IO, तो यानी कि एक्सप्रेशन हमेशा A का ही रिप्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो गया होगा? A हो गया होगा। अब मान लेते हैं कोई बंदा B ब्लड ग्रुप का है, तो उसके अंदर जो जीन होगा वो कौन सा होगा? IB, या तो ये वाला लील होगा या फिर उसके अंदर होगा IBIO, ठीक है। क्योंकि B इज़ अगेन डोमिनेंट ओवर द O, तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि उस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या होगा? B होगा। बट अगर आपके पास अलील आ गई है IA और IB दोनों एक साथ आ गई हैं, तो दोनों डोमिनेंट हैं अपने आप में, जो कि को डोमिनेंस का केस भी शो करती हैं। इसीलिए IA और IB दोनों की वजह से जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा AB। बट सपोज कर लीजिए ना तो A ब्लड ग्रुप वाली अलील आई है ना B ब्लड ग्रुप वाली अलील आई है, यानी कि IO आ गया है, तो उस केस में क्योंकि दोनों ही रिसेसिव हैं, दोनों ही खुद को अगर रिसेसिव हैं तभी रिप्रेजेंट कर पाएंगी, तो उस केस में जो ब्लड ग्रुप आ जाता है वो O आ जाता है, ठीक। अब इतनी कहानी समझ में आ गई कि आपके पास 4 फिनोटाइप हैं, AB और O, और दैट इज डिसाइडेड बाय 6 जीनोटाइप। 6 जीनोटाइप कौन कौन से हैं बेटा? IA, IB, IAIB, IAIO, IBIO और IOIO, ठीक है। ये 6 जीनोटाइप हैं आपके पास जो डिसाइड करते हैं, और डोमिनेंस और रिसेसिव का हमेशा एक रोल प्ले होता है। तो IA इज़ ऑलवेज डोमिनेंट ओवर O, IB इज़ ऑलवेज डोमिनेंट ओवर IO, IA एंड IB बोथ आर लाइक सेम डोमिनेंट हैं, दोनों में कोई ना ज़्यादा डोमिनेंट है ना कोई ज़्यादा रिसेसिव है, तो दोनों अपना एक्सप्रेशन शो करती हैं। तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, दैट इज़ गिवन बाय कार्ल लैंडस्टेनर एंड इट इज़ डिसाइडेड बाय 6 जीनोटाइप विच शोज ओनली 4 फिनोटाइप। तो 4 फिनोटाइप ही हमारा शो करता है। समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ दिमाग में लगाओ बेटा, जब एंटीजन होता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। ये बात समझना कि अगर मेरा ब्लड ग्रुप A है तो कहीं ना कहीं मेरे पास मेरे ब्लड ग्रुप के अंदर A एंटीजन है, और एंटीजन तभी हो सकता है जब एंटीबॉडी ना हो, ठीक है। तो अगर मैं अपने ब्लड की बात कर रही हूँ, सपोज़ मेरा A ब्लड ग्रुप है, तो उस केस में मेरे ब्लड के अंदर A एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि अगर A एंटीबॉडी होती तो एंटीजन और एंटीबॉडी का एक क्या बन जाता? इंट्रैक्शन बनता, जिसकी वजह से A एंटीजन की डेथ हो जाती और मेरा ब्लड ग्रुप A नहीं हो पाता। इसका मतलब RBC में तो A एंटीजन है, लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए मेरे प्लाज्मा में A एंटीबॉडी नहीं है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि अगर A एंटीजन को ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडी मेरे ब्लड ग्रुप में होती तो उस केस में मेरा ब्लड ग्रुप A एंटीजन नहीं, A ब्लड ग्रुप नहीं आ पाता। इसका मतलब मेरे पास B ब्लड ग्रुप नहीं है, यानी कि मैं A ब्लड ग्रुप की हूँ, अकेला मेरे पास A एंटीजन है, B एंटीजन नहीं है। इसका मतलब मेरे प्लाज्मा में B एंटीबॉडी है। जो बंदा B ब्लड ग्रुप का होगा उसके पास B एंटीजन होगा, लेकिन उसके ब्लड के अंदर, उसके प्लाज्मा के अंदर B एंटीबॉडी नहीं होगी। उसके पास A ब्लड ग्रुप नहीं है, यानी कि उसके पास A एंटीजन नहीं है, इसलिए उसके प्लाज्मा के अंदर A एंटीबॉडी होगी। जो एंटीजन शो नहीं हो रहा उसके रिस्पेक्टिव एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर एंटीजन है तो इसका मतलब एंटीबॉडी नहीं है, और अगर एंटीबॉडी है तो इसका मतलब वो एंटीजन नहीं है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप RBC के ऊपर A एंटीजन शो कर रहा है तो इसका मतलब मेरी जो प्लाज्मा है उसके अंदर एंटीबॉडी में A एंटीबॉडी नहीं है।
समझ में आ गया? यानी मेरे प्लाज्मा में इस टाइम पे बी एंटीबॉडी है, जिसकी वजह से मेरा बी एंटीजन रिप्रेजेंट नहीं हो पाया। अगर मान लीजिए कोई बंदा ए बी ब्लड ग्रुप का है, तो उस केस में उस इंसान के पास दोनों एंटीजन है, यानी कि दोनों एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा से एब्सेंट है। बट कोई बंदा वहीं पे ओ ब्लड ग्रुप का है, यानी कि उसके पास एक भी एंटीजन नहीं है, इन दैट केस उसके ब्लड में, उसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी हैं, जिसकी वजह से उसके पास ए और बी दोनों एंटीजन एब्सेंट होंगे। क्लियर? RH एंटीजन की अगर बात करें तो अगर RH एंटीबॉडी भी प्लाज्मा में होगी तो इन दैट केस आपके पास RH जो एंटीजन है वो आपके जो RBC है उसके ऊपर नहीं आ पाएगा। तो यानी उस केस में ब्लड जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ से केस शुरू करते हैं हम अपना इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस का, या फिर RH इनकम्पैटिबिलिटी का, या फिर हीमोलाइटिक न्यूबॉर्न डिजीज़ का। आई होप आपको ब्लड ग्रुप के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। 3-4 बातें याद रखने की थी कि 4 फिनोटाइप होते हैं, 6 जीनोटाइप होते हैं। अलील जो होती है वो एक पॉपुलेशन के अंदर काफ़ी सारी हैं ब्लड ग्रुप की, लेकिन एक बंदे के पास एक टाइम पर सिर्फ 2 ही अलील हो सकते हैं जो उसका ब्लड ग्रुप डिसाइड करेंगी। तो इसीलिए ये एक ऐसा केस है जो मल्टीपल एलिलिज्म को शो करता है। अगर ए और बी एंटीजन दोनों साथ आते हैं तो दोनों खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो AB कोडोमिनेंस भी शो करता है। ठीक, अब हम बात करेंगे यहाँ पे अबाउट द RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो देखिए होता क्या है, इसमें केस मानते हैं, है ना, कि मिसमैचिंग का केस एक्चुअली होगा क्या, एक फीमेल है, सपोज दिस इज द फीमेल, एंड ये फीमेल जो है इसका ब्लड ग्रुप कुछ भी होगा, डजेंट मैटर, बट वो नेगेटिव है, यानी कि उसके पास RH एंटीजन नहीं है। अब आप खुद आंसर कीजिए उस चीज़ को अपने दिमाग से कि अगर उसके पास RH एंटीजन नहीं है, इसका मतलब उसके पास क्या ब्लड प्लाज्मा में, उसके ब्लड प्लाज्मा में RH एंटीबॉडी होगी? डेफिनेटली होगी, क्योंकि उसके पास RH एंटीजन नहीं है। यही वजह तो है कि उसके पास RH एंटीबॉडी है, जिसकी वजह से उसके पास RH एंटीजन नहीं है। अब उसकी ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या है बेटा, उसकी ब्लड प्लाज्मा के अंदर RH एंटीबॉडी है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए इस औरत की, इस लेडी की जो शादी है वो एक ऐसे इंसान से हो जाती है जो RH पॉजिटिव है। नाउ दिस इज़ RH पॉजिटिव मेल एंड दिस इज़ RH नेगेटिव फीमेल। क्लियर? यानी इस इंसान के पास जो मैन है उसके पास RH एंटीबॉडी नहीं है। अगर RH एंटीबॉडी नहीं है इसलिए उसके ब्लड के अंदर RH एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक, तो ये तो RH एंटीजन को कैरी कर रहा है और ये फीमेल RH एंटीजन को कैरी नहीं कर रही है। ठीक, इसके पास RH एंटीबॉडी है ब्लड के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर, इसके पास RH एंटीबॉडी नहीं है ब्लड प्लाज्मा के अंदर। दोनों की हो गई शादी। अब जब दोनों की शादी हुई तो उस केस में दोनों की शादी के बाद इनका फर्स्ट चाइल्ड, सपोज कर लेते हैं ये कंसीव करते हैं, तो इनका जो फर्स्ट चाइल्ड होगा, थोड़ा सा सिनेरियो समझने की कोशिश करना, फीमेल है जो अपनी बॉडी के अंदर बेबी को कैरी करने वाली है। तो उस केस में ये फीमेल है, ठीक है, जो RH नेगेटिव है, इसके वॉर्म के अंदर इसके मतलब कि इसके जो बेसिकली यूट्रस है उसके अंदर क्या है, बेबी ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब जब बेबी ग्रो करेगा बेटा, जो RH पॉजिटिव मेल था, यानी RH पॉजिटिव मेल था और RH नेगेटिव फीमेल थी, RH पॉजिटिव डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, तो इसीलिए जो बेबी होगा वो भी क्या होगा, RH डोमिनेंट होगा, यानी RH पॉजिटिव होगा। अब फीमेल तो RH नेगेटिव है, लेकिन उसके जो वॉम्ब के अंदर बेबी है वो RH पॉजिटिव है। तो अब खुद सोचो, अगर फीमेल जो है उसके ब्लड प्लाज्मा के अंदर पूरे के अंदर RH एंटीबॉडी है और जो उसके अंदर बेबी है उसके अंदर RH पॉजिटिव एंटीजन है, ड्यू टू सम रीज़न, किसी भी तरीके से अगर बेबी का ब्लड जो है मदर के ब्लड के साथ क्या हो गया, इंट्रैक्ट कर गया किसी भी स्टेज पे, तो RH पॉजिटिव एंटीबॉडी जो होंगी वो RH नेगेटिव RH एंटीबॉडी जो मदर के ब्लड के अंदर है, वो जो बेबी है, बेबी का जो RH एंटीजन है, बेबी के पास RH एंटीजन है RBC के ऊपर, उसके साथ जाकर के जुड़ जाएंगी, एक इंट्रैक्शन बना लेंगी, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। उस केस में बेबी का ब्लड कोएगुलेट हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? इतनी सी कहानी समझ में आई कि मदर जो थी वो RH नेगेटिव थी, मदर को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मदर की ब्लड के अंदर क्या था, अपना एंटीबॉडी थी। ठीक है, वो आराम से सर्वाइव कर रही है। लेकिन जो फादर है वो RH पॉजिटिव है। दोनों में हो गई शादी, दोनों का फर्स्ट बेबी कंसीव कर गया है, बेबी जो है वो मदर के यूट्रस के अंदर है अभी भी, और जो मदर है उसका ब्लड RH नेगेटिव है, यानी उसके ब्लड के अंदर कहीं ना कहीं RH एंटीबॉडी घूम रही है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर RH एंटीबॉडी घूम रही है, और जो बेबी है वो RH एंटीजन लेकर के बैठा हुआ है। ड्यू टू एनी रीज़न अगर दोनों क्रॉस कर गए, दोनों मिल गए, तो उस केस में एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और उस कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या होगा, एक
ओके तो उस कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या होगा कि आपका जो बेबी है उसके ब्लड के अंदर कोएगुलेशन हो जाएगा और उसकी जो आरबीसी है उनकी डेथ हो जाएगी और इट लीड्स टू अनीमिया, जिसकी वजह से बेबी की डेथ भी हो सकती है। बट बाय गॉड ग्रेस उस केस में क्या पॉसिबिलिटी बन गई है कि जो मदर है, मदर ने वॉम्ब के अंदर, मदर के वॉम्ब यूट्रस के अंदर जो बेबी रखा हुआ है, जो बेबी प्रोटेक्ट है, वो आपका जो है सेपरेट हो गया है मदर के ब्लड से वाया अ बैरियर जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। तो बेसिकली ये मदर का ब्लड था जो ट्रैवल कर रहा था बॉडी के अंदर मदर की, और इस ब्लड के अंदर आरएच एंटीबॉडी घूम रही थी। वो चाहती थी कि आरएच एंटीजन उनको मिल जाए और वो ख़त्म कर दें उसको, लेकिन हुआ क्या, जो बेबी आरएच एंटीजन लेकर के अंदर बैठा हुआ है और जो मदर का ब्लड बाहर फ्लो कर रहा है, उन दोनों के बीच में ये बैरियर की तरह काम कर गया है। ये बैरियर क्या है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है वो कभी भी मिक्स नहीं होने दे रहा है मदर के ब्लड को बेबी के ब्लड के साथ। तो उस केस में बेबी इजीली ग्रो कर गया है, कंप्लीटली ग्रो कर गया है। 9 मंथ हो गए हैं, बेबी के डिलीवरी टाइम भी आ चुका है। बेबी इज़ कम्प्लीटली सेफ राइट नाउ, बट बेबी इज़ आरएच पॉजिटिव। क्लियर? बेबी का जो ब्लड है वो आरएच पॉजिटिव है। क्यों है आरएच पॉजिटिव? क्योंकि उनके फादर जो थे वो आरएच पॉजिटिव थे, और जो पॉजिटिव कैरेक्टर होता है दैट इज़ डोमिनेंट ओवर द आरएच नेगेटिव कैरेक्टर। तो मदर चाह के भी उसमें कुछ नहीं कर सकती थी। तो मदर के ब्लड में आरएच एंटीबॉडी घूमती रह गई, उनको आरएच एंटीजन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि दैट इज़ जो बेबी है, बेबी इज़ प्रोटेक्टेड बाय द बैरियर दैट इज़ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कभी भी मिक्स नहीं होने दे रहा है मदर के ब्लड को बेबी के ब्लड के साथ। क्लियर? तो फर्स्ट बेबी दैट विल बी द कम्प्लीटली सेफ। जो फर्स्ट बेबी होगा वो आराम से डिलीवर हो जाएगा और कम्प्लीटली सेफ होगा। लेकिन आपको पता है कि हमेशा बेबी की डिलीवरी के बाद आपका प्लेसेंटा भी बाहर आता है, जिसको हम एक्सपेल आफ्टर बर्थ बोलते हैं एक्चुअली। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो प्लेसेंटा होता है मदर की बॉडी से उसको बाहर आना होता है। प्लेसेंटा इज़ एक्चुअली वॉट? इट इज़ अ न्यूट्रिटिव, इट इज़ अ बेसिकली अ मीडियम जिसके थ्रू न्यूट्रिशन जो है वो पास होता है बेबी तक, और जो बेबी का एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर जाता है। ठीक है? तो कुछ नहीं होता। प्लेसेंटा इज़ एक्चुअली अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर बनती है और एक बैरियर का काम करती है और बेबी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। बट एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि प्लेसेंटा कुछ चीज़ों को अलाउ करता है, प्लेसेंटा ट्रैवल करने का कुछ चीज़ों को अलाउ करता है, जैसे कि एंटीबॉडीज़ को ट्रैवल करवाता है। एक एंटीबॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं आईजीजी। आईजीजी एक ऐसी एंटीबॉडी होती है विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा ड्यू टू इट्स स्मॉलेस्ट साइज। अपने स्मॉल साइज़ की वजह से आईजीजी एंटीबॉडी जो होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है और बेबी को इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करवाती है। तो इसीलिए हुआ क्या, एक्चुअली फर्स्ट बेबी तो इजीली डिलीवर हो गया। अब फर्स्ट बेबी के बाद प्लेसेंटा को भी बाहर आना था। अब जब आप प्लेसेंटा को बाहर कर रहे हैं तो उस केस में एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि इफ़ ड्यू टू एनी रीज़न प्लेसेंटा जो है वो रप्चर हो गया। ठीक है? सपोज कर लेते हैं कि प्लेसेंटा रप्चर हो गया है, और प्लेसेंटा के रप्चर होने की वजह से ड्यू टू एनी रीज़न अगर प्लेसेंटा रप्चर हो गया तो जो बेबी का ब्लड है, जो फर्स्ट बेबी डिलीवर हुआ है, उसका ब्लड जो है कांटेक्ट में आ जाएगा मदर के ब्लड के। ठीक है? अब मदर के ब्लड में ऑलरेडी आरएच एंटीबॉडीज़ थी। अब जैसे ही आरएच एंटीजन, बेबी का आरएच एंटीजन, फर्स्ट बेबी का आरएच एंटीजन मदर के साथ कांटेक्ट में आया, तो उस कंडीशन में आरएच एंटीबॉडी ने एक्स्ट्रा अमाउंट में एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दिया। आईजीजी और आईजीएम जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्स की वजह से हाई लेवल पर इंक्रीज़ हो गए हैं। ठीक है? अब मदर के अंदर मेमोरी बन गई है इस चीज़ की। क्या मेमोरी बन गई है कि आरएच एंटीजन मेरे पास है और उसके खिलाफ मैंने एंटीबॉडी बना के रख रखी हैं, और अगर सेकंड टाइम एक्सपोजर होता है आरएच एंटीजन का, मैं अपने एंटीबॉडीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा दूंगी कि जो बेबी है उसकी, मतलब या जो आरएच एंटीजन है उसकी मैं डेथ कर दूंगी। ठीक है? आरएच एंटीबॉडी सोच के बैठी है कि जैसे ही फर्स्ट टाइम उसने आरएच एंटीजन का एक्सपोजर हुआ उसके साथ, उस केस में उसके इंट्रैक्शन की वजह से उसने बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या बना ली है, एंटीबॉडीज़ बना ली हैं, आईजीजी एंटीबॉडी, आईजीएम एंटीबॉडी बना ली है, जो कि फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स को शो कर रही है। लेकिन अभी उसको जैसे ही सेकेंड एक्सपोजर उसका मिलेगा आरएच एंटीजन का, तो वो ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ हो जाएगी। हमें पता है कि जब भी कोई पैथोजन सेकंड टाइम एंट्री करता है तो उसका हमें पता तक नहीं चलता कई बार। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी उसके लिए मेमोरी एंटीबॉडी बनी हुई होती हैं और वो उनको तुरंत ख़त्म कर देती हैं। यही किया है आपके आरएच एंटीजन की वजह से, जो है मदर के ब्लड में यही केस हुआ है। उन्होंने मेमोरी एंटीबॉडी बना करके रख ली हैं। ठीक है? तो फर्स्ट बेबी को कोई दिक्कत नहीं है, वो इजीली डिलीवर हो गया है, सेफ़ है, कम्प्लीटली सेफ़ है। मदर को भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मदर की बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ मूव कर रही हैं, लेकिन कोई एंटीजन नहीं है, तो इसलिए मदर को भी कोई दिक्कत नहीं है। अब केस आता है सेकेंड बेबी का। मान लेते हैं विद इन
1 और 2 ईयर्स जो फीमेल है वो अगेन क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। उस केस में नाउ अगेन द सेम सिनेरियो, जो मदर है उसका ब्लड जो है वो बाहर फ्लो कर रहा है और जो वॉम्ब है उसके अंदर सेकंड बेबी है, इस टाइम पर सेकंड बेबी है। आप गैस करो सेकंड बेबी का जो ग्रुप है वो क्या होगा, ब्लड ग्रुप क्या होगा, एक्चुअली वो भी डोमिनेंट ही होगा, यानी कि जो सेकंड बेबी होगा वो भी RH पॉजिटिव ही होगा। लेकिन इस बार केस अलग है, जो मदर है, मदर के ब्लड में ऑलरेडी ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडी घूम रही हैं और उनको पता है कि सेकेंड टाइम अगर RH एंटीजन हमें मिल गया तो उस केस में हम उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। और क्योंकि जो मदर है उसने ऑलरेडी IgG ज़्यादा अमाउंट में बना रखी है और IgG इज़ द एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, तो सेकेंड टाइम जब बेबी आपका RH पॉजिटिव अंदर एंट्री कर गया है तो IgG उसको क्या कर लेती है, रिकग्नाइज कर लेती है, प्लेसेंटा के अंदर जाती है और जो उसका ब्लड ग्रुप है RH एंटीजन जो उसके अंदर बैठा हुआ है उसके साथ इंट्रैक्शन करती है और उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। ऐसी केस में जो सेकंड बेबी होगा, सेकंड बेबी की RBC के ऊपर जो RH एंटीजन बैठा हुआ था उसके साथ एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेती है और RBC को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब जैसे ही RBC डिस्ट्रॉय होगी बेटा, उस केस में उसका जो ब्लड है वो भी क्या होने लग जाएगा, ख़त्म होने लग जाएगा, RBC ख़त्म होने लग जाएंगी, एनीमिक कंडीशंस हो जाएंगी, जॉन्डिस जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी और उस वजह से उसकी जो डेथ है वो तक भी हो जाएगी। तो सोचिए कितना ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होगी सेकंड बेबी के लिए। फर्स्ट बेबी को दिक्कत नहीं थी, इससे सेकंड बेबी को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि उसका ब्लड जो है वो पूरा कोएगुलेट कर जाएगा। इसको हम एक नाम भी देते हैं, पहला तो हमने इसको क्या कहा, RH मिसमैचिंग, यानी RH इनकम्पैटिबिलिटी। अगर RH में कंपैटिबिलिटी नहीं है, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव नहीं है, तो उस केस में आपके पास प्रॉब्लम आनी है। ठीक है, मैं बताऊंगी कि किस केस में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर ये मिसमैचिंग वाला केस है, अगर एक पेरेंट जो है वो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और इसको इसलिए हम इसको RH मिसमैचिंग बोलते हैं, बट हम इसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो फीटल है, जो फिटस कंडीशन है, जो बेबी है सेकंड, उसको हम फिटस बोल रहे हैं, उस कंडीशन में जब उसका ब्लड RBC बन रहे थे तो उस कंडीशन में इरिथ्रोब्लास्टोसिस हो गया। इरिथ्रोब्लास्ट होती हैं इमेच्योर RBC। मैच्योर RBC को आप इरिथ्रोसाइट बोलते हो, इमेच्योर RBC को आप इरिथ्रोब्लास्ट बोलते हो, और इरिथ्रोब्लास्ट जो होती है जिनको हम रेटिकुलोसाइट्स भी बोल देते हैं एक्चुअली, तो इरिथ्रोब्लास्ट जो होती है उनके पास न्यूक्लियस होता है। उस केस में इरिथ्रोब्लास्टोसिस हो जाती है, यानी कि जो फीटस है उसकी इरिथ्रोब्लास्ट जो हैं वो लाइसिस हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तो इसीलिए हम इसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी बोलते हैं। उसके अलावा हम इसको हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न भी बोलते हैं, क्योंकि जो बेबी अभी पैदा होना है, न्यूबॉर्न है, उसकी लाइसिस हो गई है हीमोलाइटिक, हीमो मतलब ब्लड, यहाँ पे ब्लड की लाइसिस हो गई है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है। अब ये समझ में आ गया कि सेकंड बेबी की डेथ होगी, क्यों होगी, क्योंकि जो प्लेसेंटा है वहाँ से क्रॉस कर जाएंगी एंटीबॉडी और बेबी के एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करके कोएगुलेट कर देंगी, RBC को लाइज कर देंगी, और RBC लाइज होने की वजह से एनीमिक कंडीशन होगी और बेबी की डेथ हो सकती है। बट व्हाट अबाउट द प्रिकॉशंस और द ट्रीटमेंट, हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि आप सेकेंड बेबी को भी बचा सको। पहला जो बहुत ही सिंपल सा है वो ये है कि आप फर्स्ट बेबी और सेकंड बेबी के बीच में क्या रखिए, गैप रखिए एटलीस्ट 5 ईयर्स का। अगर आपको पता है कि मदर इन RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है, तो उस केस में यू हैव टू कीप प्रिकॉशन कि आपको कम से कम 5 ईयर का गैप रखना होगा बिटवीन द 2 प्रेगनेंसीज, अगर आप ये चाहते हो कि सेकेंड बेबी सेफली पैदा हो जाए। ठीक है, दूसरी चीज़, आपका जब फर्स्ट बेबी डिलीवर हुआ है, बिकॉज यू नो योर ब्लड ग्रुप वेरी वेल, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि जब आपका फर्स्ट बेबी डिलीवर हो रहा है तो फर्स्ट बेबी की डिलीवरी के टाइम पर ही जब प्लेसेंटा को एक्सपेल आउट किया जाता है, तो उस केस में डॉक्टर जो होते हैं वो आपको एक एंटीबॉडी दे देते हैं विच इज़ अगेंस्ट द RH एंटीबॉडी। जो मदर के ब्लड के अंदर RH एंटीबॉडी बन गई थी या ज़्यादा एंटीबॉडी बन गई थी, उनको ख़त्म करने के लिए उनके अगेंस्ट एक और एंटीबॉडी जो है आपकी बॉडी के अंदर दे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल रोगाम करके अभी मार्केट में अवेलेबल होती है, जो कि एक एंटी RH बॉडी है, एंटीबॉडी है, एक्चुअली इट इज़ अ एंटी RH एंटीबॉडी, यानी RH की एंटीबॉडी जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है ये, इसलिए हम इसको एंटी RH एंटीबॉडी बोलते हैं, जो कि काम करती है ऐसे कि वो RH की जो एंटीबॉडी डेवलप होती हैं मदर के ब्लड में आफ्टर द एनकाउंटर ऑफ द फर्स्ट टाइम ऑफ RH एंटीजन, तो उस केस में जो RH एंटीबॉडी है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी हुई है और वो दोनों आपस में इंट्रैक्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से RH एंटीबॉडी नहीं डेवलप कर पाती। ठीक है,
तो दीज आर द 2 प्रिकॉशंस यू कैन टेक अगर आपको चाहिए कि आपका सेकेंड बेबी इजीली डिलीवर हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, सेफली डिलीवर हो जाए। अब यहाँ पे कुछ सिनेरियो आते हैं कि किन किन के बीच में एक्चुअली ऐसे कौन से पेरेंट्स हैं जिनको ये केस, इनका खतरा ज़्यादा होता है। देखिए, अगर मदर RH नेगेटिव है, फादर RH नेगेटिव है, देन देर इज़ नो मिसमैचिंग। अगर मदर RH पॉजिटिव है, फादर RH पॉजिटिव है, अगेन देर इज़ नो मिसमैचिंग। अगर फादर RH नेगेटिव है और मदर RH पॉजिटिव है, तब भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बेटा? क्योंकि जो RH पॉजिटिव है दैट कैरेक्टर इज डोमिनेंट ओवर RH नेगेटिव, और जो बेबी होगा वो भी RH पॉजिटिव होगा, तो मदर वाला कैरेक्टर आएगा। मदर के पास भी RH पॉजिटिव, बेबी भी RH पॉजिटिव, तो कोई भी एंटीबॉडी, जो कोई भी एंटीजन है वो दोनों के पास है, RH एंटीजन दोनों के पास है और एंटीबॉडी दोनों के पास नहीं है, तो उस केस में बेबी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बट केस सिर्फ मिसमैचिंग का तब बनेगा, या दिक्कत सबसे ज़्यादा तब होगी जब RH पॉजिटिव फादर होगा और RH नेगेटिव मदर होगी, क्योंकि मदर को बेबी को क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है अपने वॉर्म के अंदर। फादर को ऐसा कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी। तो इस केस में मदर के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मदर को RH पॉजिटिव होना पड़ेगा अगर वो ईजिली डिलीवरी चाहती है, सेफ डिलीवरी चाहती है अपने बच्चों की। अगर ऐसा नहीं है तो उसको प्रिकॉशंस लेने होंगे। इसीलिए कई केसेस में इसको इलीगल मैरिज भी बोल दिया जाता है बायोलॉजिकली एक्चुअली, क्योंकि इस केस में आपके पास होता क्या है, एक्चुअली जो बेबी है, फर्स्ट बेबी, उसको दिक्कत हो सकती है। तो ठीक है, आई होप आपको मेरी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी RH इनकम्पैटिबिलिटी की। क्यों इसको हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न कहा जाता है, क्यों इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस कहा जाता है, क्या होगा अगर RH एंटीजन होगा मदर के पास, क्या होगा अगर RH एंटीजन होगा फादर के पास। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसका इंग्लिश वर्जन अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप ऐसे ही और टॉपिक चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, सपोर्ट कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं जाकर के, लिंक मैं नीचे दे दूँगी। और अगर आपको प्लेलिस्ट में आप मेरी देख सकते हैं वन शॉट नीट बायोलॉजी की, वहाँ पर मैंने अलग से प्लेलिस्ट जो है बना रखी है। वहाँ पर मैं आपको अपने जो बायोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स हैं उनके थ्रू पढ़ा रही हूँ। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि आपको वन शॉट लेना है तो आप वहाँ पे जाकर के ले सकते हैं। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।